ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। सो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व कर सके। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबॉलिक, ऑक्सीजनेशन एंड एनर्जी एंड हीट आते हैं। ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ना, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी एंड हीट। एनर्जी जो होता है ना वो जब रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीट भी रिलीज होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जो टाइप्स होते हैं ना, मैमल्स के अंदर में लंग्स होता है, लंग्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स के अंदर में ट्रैकिया होते हैं, इनके अंदर लंग्स नहीं होते, डायरेक्टली ट्रैकिया होते हैं। जो फिशेस होते हैं या फिर टैडपोल्स होते हैं, टैडपोल्स यानी फ्रॉग जो मेढक होते हैं उनके बच्चे, उनके अंदर जो सांस लेने का जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं गिल्स। एंड जो फ्रॉग होता है, जो पूरी तरह से एकदम एडल्ट फ्रॉग होते हैं, उनके पास सांस लेने के लिए स्किन होते हैं। ये जो फ्रॉग होता है ना, स्किन से सांस लेते हैं। सो यहाँ पे वेरियस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। मैमल्स को लंग्स है, इंसेक्ट को ट्रैकिया, फिश एंड टैडपोल्स को गिल्स होते हैं एंड फ्रॉग को स्किन होती है। व्हाट इज ब्रीदिंग? रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होता। इसमें देखते हैं कि ब्रीदिंग होता क्या है। ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को अंदर लेना, एक्सहेलेशन का मतलब होता है बाहर छोड़ना। इनहेलेशन मतलब इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। बट किस चीज का? एयर का। एयर का हम लोग अगर हम लोग इनहेल करते हैं और उसको एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस डिफरेंट होता है। उसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस आते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट होते हैं। सो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में दो मेजर डिफरेंस है। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो एयर के अंदर में नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी होता है एयर के अंदर में वो 78% होता है। ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है वो 21% होता है। एंड जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो अमाउंट होता है वो 0.03% होता है। अभी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, O2 17% होता है एंड CO2 4% होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो इनहेलेशन होता है, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं उसमें जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है यहाँ पे 70% है। बट जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 70% होता है। बट जो ऑक्सीजन है, आप देखते हैं ऑक्सीजन के लेवल में डिफरेंस आया है। जब हम लोग ने इनहेल किया यानी हम लोग जब सांस अंदर लिया तब ऑक्सीजन का जो वैल्यू था वो 21% था। जब हम लोग ने एक्सहेल किया तो उसका जो वैल्यू हो गया वो 17% हो गया। मतलब अप्रोक्स 4% जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में रह गया। और वो जो 4% जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के थ्रू देन वो ब्लड में एंटर होता है। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है उसमें 0.03% था एयर के अंदर में। बट जब हम लोग ने उसको एक्सहेल किया यानी सांस को जब हम लोग ने बाहर छोड़ा तो कार्बन का जो वैल्यू था वो 4% हो गया। बट ऐसा क्यों हुआ? पहले तो 0.03% था, बट जब हम लोग ने एक्सहेल किया तो 4% हो गया। इसमें ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, वो जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर में डिफ्यूज होता है उसी टाइम पे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो वापस से लंग से एल्वोलाई में डिफ्यूज होता है। इसके लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है ना वो बढ़ गया है। सिंपली इनहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहता है और एक्सहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो जाता है। इनहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो कम होता है, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पे ज्यादा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज हो जाता उसको बाहर फेंकते हैं वाया लंग्स, इसलिए उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी पाथवे। चलिए देखते हैं कौन कौन से रेस्पिरेटरी पाथवेज होते हैं। पहला है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद ब्लड, सेल्स, क्रैब साइकिल एंड ग्लूकोज। ये मैंने आपको बताने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है। ये रेस्पिरेटरी पाथवे मेरे को बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एयर होते हैं, हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसका प्रोसेस कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है ताकि आपको क्लियरली याद रहे। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है ना थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने शॉर्ट में करने के लिए आपको एक ट्रिक से मैंने समझाया है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग सांस लेते हैं तो वाया नोस्ट्रिल में लेते हैं। नोस्ट्रिल के थ्रू एयर पास होता है नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से हो जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद की हो जाता है ट्राइकिया में, ट्राइकिया से एयर पास होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में, लेफ्ट और राइट जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें आता है।
और हर एक ब्रोंक्यूल्स में एल्वोलाई होते हैं जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं। एल्वोलाई से वो बाय डिफ्यूजन वो ब्लड के अंदर एंट्री करता है। बाय डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में एंट्री करता है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से एल्वोलाई में एंट्री करता है। देन जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड से सेल्स में आता है, सेल से वो क्रैब साइकिल में जाता है, क्रैब साइकिल से ग्लूकोज फॉर्म होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और जो CO2 एल्वोलाई में गया था उनका रिवर्स पाथवे होता है। CO2 जो रहता है ब्लड से एल्वोलाई में जाता है, एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्राइकिया, ट्राइकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से फेरिंग्स, फेरिंग से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से नोस्ट्रिल एंड नोस्ट्रिल से बाहर। सो ये रेस्पिरेटरी पाथवे है। आप इसको याद रखेंगे तो आपका रेस्पिरेशन जो चैप्टर है ना वो पूरा आपको बाय हार्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आपको ये सीक्वेंस याद कीजिए कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है। डायग्राम्स, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नोज वाला पोर्शन है ये आप इमेज में देख सकते हैं कि जो नोज का जो ओपनिंग होता है ना उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल के ऊपर वाला जो अंदर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। दिस इज दी लेरिंग्स वाला पार्ट। आप देख सकते हैं कि इसको ब्लू कलर का इसमें कलरिंग दिया हुआ है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन होता है जो इसको होल्ड करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद आता है ट्राइकिया। ट्राइकिया में जैसे कि इतने सारे कार्टिलेज लगे हुए, इनका जो शेप होता है ना वो सी शेप्ड होता है। अगर ये कार्टिलेज नहीं रहेंगे ना तो वहाँ पे जो अपना फेरिंग्स है वो कोलैप्स होने का चांसेस हो सकता है। तो इनका काम होता है कि जो विंड पाइप है उसको एक प्रॉपर फॉर्म में रखना है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में स्टेबल रखना। अगर वो हड्डियां नहीं रहेंगी तो हमारे फेरिंग्स को वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा कि जो फेरिंग्स आपस में चिपक सकते हैं या फिर आपस में क्वाइल्ड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए उनका प्रेजेंस रहना जरूरी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आप देख सकते हैं कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना जड़ की तरह, ऐसा पेड़ के रूट्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स को अगर मैं जूम करूंगा ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंगूर के गुच्छे की तरह आपको गोले गोले ऐसा दिख रहे होंगे आपको, उसको बोलते हैं एल्वोलाई। ये एल्वोलाई ना ग्रुप में होते हैं, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। अगर एक एल्वोलाई को अगर मैं साइड में करूँ, इसमें डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है और उसके अंदर एयर है और उसको डिफ्यूज कर रहा है, और जो ब्लू वाला है उसके अंदर डीऑक्सी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। यानी ऑक्सीजन का एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट सेम टाइम पे हो रही है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ना उसके अंदर 70% जो काम रहता है ना वो डायफ्राम करता है। डायफ्राम उसी हेल्प करता है, जो कि किससे बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये जो डायफ्राम रहता है ना ये लंग्स को हेल्प करता है एक्सेल करने के लिए। हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो सांस लेने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सांस छोड़ने के लिए अपने को पावर लगती है, तो वो पावर कौन देता है, डायफ्राम करता है। वो डायफ्राम लंग्स को नीचे से पुश करता है ऊपर की तरफ, तब जाकर हम लोग सांस छोड़ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी रीजन की वजह से अगर मान लो किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट भी नहीं लगी, उसकी हड्डियां भी नहीं टूटी, लेकिन फिर भी वो तुरंत गिरा और तुरंत खत्म हो गया। बट ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो डायफ्राम होता है ना वही डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसने अंदर जो सांस लिया हुआ है उसको बाहर निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि सडन डेथ हो जाती है और हम लोग को लगता है कि मतलब अभी गिरा और खत्म हो गया। तो एक्चुअल में वहां पे क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है ना वो डैमेज हो जाती है, इसके लिए सडन डेथ हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनको उनके टाइम पे क्या होता है कि जो डायफ्राम रहता है ना वो हेल्प नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि डायफ्राम के जस्ट नीचे बेबी होता है, उसको इतना खुद को इतना प्रेशर रहता है कि वो डायफ्राम हेल्प नहीं कर पाता। तो डायफ्राम के जब जो रिब्स होते हैं ना, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर जो रिब्स की जो प्रोटेक्शन होती है, वो रिब्स उनको सपोर्ट कर देते हैं, साइड सपोर्ट करते हैं। डायफ्राम होता है, डायफ्राम को साइड से सपोर्ट देते हैं, जो रिब्स रिब्स होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं डायफ्राम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट हैपेंस इन एल्वेलाई। हमने देखा कि एल्वेलाई क्या होता है, एल्वेलाई में होता है क्या, चलिए देखते हैं। ये जो एल्वेलाई होते हैं ना, एल्वेलाई के अंदर में ब्लड कैपिलरीज होती है। एल्वेलाई है उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज की कोटिंग होती है, उसके ऊपर से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज गई होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि CO2 एंड O2 का डिफ्यूजन होता है। जो CO2 होता है ना वो एल्वेलाई में रिटर्न होता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, और जो O2 है ना ये एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में एंट्री करता है। यानी CO2 एल्वेलाई में रिटर्न होता है ब्लड कैपिलरी से, और जो O2 है वो एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में आता है, और ब्लड के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता है और ब्लड में ऑल जगह सर्कुलेट कर देते हैं। ड्यूरिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग के टाइम पे क्या होता है, जो लोग भी स्मोकर्स है, जो स्मोक करते हैं बहुत ज्यादा, उनके टाइम पे क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना वो कंबाइन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना हीमोग्लोबिन के साथ मिलके
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्यों बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, उसका जो पहला प्यार होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन लव्स मोर कार्बन मोनोऑक्साइड देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोलते हैं कि स्मोकिंग छोड़ो। अगर आप भी स्मोकिंग करते हो तो अभी कभी आप स्मोकिंग क्लोज कर दो। नंबर ऑफ रेस्पिरेशन, हम लोग 1 मिनट के अंदर में कितने रेस्पिरेशन लेते हैं, या फिर नॉर्मली हमारा जो रेस्पिरेशन जो साइकिल है वो कितना होता है, देखते हैं। जो चिल्ड्रंस होता है ना, चिल्ड्रंस के अंदर में जो रेस्पिरेशन साइकिल होता है वो 25 का होता है। हम लोग 1 मिनट में 25 बार ब्रीथ करते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं। अगर हम लोग जाग रहे होते हैं तो जागते टाइम पे हमारा जो रेस्पिरेशन जो साइकिल होता है वो 15 का हो जाता है। और अगर हम सो रहे होते हैं, अगर हम लोग नींद में होते हैं, जो रेस्पिरेशन है बहुत स्लो हो जाती है और उसका जो साइकिल होता है वो 12 का हो जाता है। वाई वी गेट हिकअप्स, हम लोग को हिचकी क्यों आती है? हिचकी को इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप्स। जब हम लोग कुछ बोलते हैं या फिर जब हम लोग कुछ सोचते हैं खाना खाने के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के टाइम पे हमारा हमको अपना मुंह बंद करके खाना चाहिए, और कुछ भी उस टाइम पे ना तो टीवी देखनी चाहिए ना ही बात करनी चाहिए। जब हम लोग खाना खाते खाते बात करते हैं, टीवी देखते हैं ना, हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि खाने पे फोकस करें या बोलने के ऊपर फोकस करें। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो फूड है वो फूड ईसोफेगस में जाने के बजाय या फूड पाइप के अंदर जाने के बजाय थोड़ा सा वो विंड पाइप में चले जाता है। और विंड पाइप में एंट्री करते ही बॉडी को समझ में आता है कि बाहर का कुछ चीज अंदर आ गया है, इसको बाहर फेंको। इसलिए जो फूड होता है ना, जो विंड पाइप में चला गया है, उसको पुश करता है, हमारा जो बॉडी होता है ना बहुत जोर से पुश करता है बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर फूड विंड पाइप के अंदर में गया तो वो पॉइजन क्रिएट कर सकता है, वो पॉइजनस होता है हमारे लिए। इसलिए हमारा जो बॉडी होता है ना वो उसको बाहर पुश करने का ट्राई करता है, और इसी पुश करने के चक्कर में हमको हिकअप्स आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हिचकी आए तो पानी पी लेना चाहिए एंड ऑल। सो इसलिए हमको कभी भी खाना खाने के टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए, ना ही ज्यादा कुछ सोचना चाहिए। हमारा जो फोकस है टोटली खाने के ऊपर होना चाहिए। वाई वी नीड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जो माउंटेनियस होते हैं, जो हम चढ़ाई वगैरह करते हैं जब या फिर ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसके अंदर में O2 होता है। O2 और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा हैवी होता है और O2 थोड़ा हल्का होता है, तो दोनों का मिक्सचर होता है। जो ओशन के अंदर जो गोताखोर होते हैं, अ, जो गोताखोर होते हैं, जो नए नए गोताखोर होते हैं, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, उसके अंदर में ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन किस लिए? क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा भारी होता है। अगर प्योर ऑक्सीजन रहेगा तो वो गोताखोरी कर ही नहीं पाएंगे। जो डीप ओशन होते हैं, जो बहुत ही अंदर तक, समुद्र के एकदम अंदर तक जाते हैं, बहुत मतलब 5,000 फीट 8,000 फीट इतना अंदर जब जाते हैं, तो उनके सिलेंडर के अंदर में ऑक्सीजन होता है और हीलियम होता है। हीलियम किस लिए होता है? क्योंकि जब हम लोग डीप ओशन में आते हैं ना, वहाँ पे प्रेशर ना बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए हल्का बनाने के लिए हमको सांस लेने में थोड़ा हल्का रहे, इसलिए उसके अंदर में हीलियम डालते हैं, क्योंकि हीलियम जो है सबसे लाइटेस्ट गैस होती है। जो वेंटिलेटर्स होते हैं, वेंटिलेटर्स यानी कि जो लाइफ सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन बहुत सीरियस है, या फिर बहुत उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको लाइफ सपोर्ट के ऊपर देते हैं, उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में क्या होता है कि उस स्थिति में जो पर्सन होता है ना, वो खुद से सांस लेने में सक्षम नहीं होता, इसलिए वो उसको मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल उसको सांस दिलाया जाता है, उसको इसलिए उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर टेबल पे क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है वेंटिलेटर के यहाँ पे, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ताकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है प्रॉपर बना रहे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, चलिए रेस्पिरेशन के कुछ टर्म्स जान लेते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इसको बोलते हैं। पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन नॉर्मल ब्रीथ, यानी एयर का जो अमाउंट है उसको हम लोग एमएल में मापते हैं। एयर का जो अमाउंट हम लोग, अगर नॉर्मली हम लोग एक सांस लेते हैं तो एक बार में हम लोग कितना एयर हम लोग अंदर करते हैं। सो जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना वो फाइनाइट एमएल होता है, ऑलमोस्ट आधा मिलीलीटर। इन द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग आईआरवी भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर है, उसको हम लोगों ने इन्फोर्स किया इन इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि सांस को अंदर लेना जबरदस्ती, जितना हो सके उतना, मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू है उसका वो 2000 से 3500 तक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं ईआरवी, इसमें क्या होता है कि जो एयर है हम लोग एक बार भर के सांस ले लिया, अब पूरी की पूरी एयर जितनी भी हमारे अंदर है, जबरदस्ती जितना हो सके उतना हम लोग जब एयर को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1000 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी हम लोग ने जो जबरदस्ती पूरी की पूरी हवा जब बाहर निकाली, जितना भी बचा, जितना हो सका अपने से वो जितना एयर बाहर निकाल लिया,
उसके बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर बचा रहता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1500 ml। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, यानी जो एयर का जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन ही जितना हो सके उतना एकदम दबा के सांस ले लिया, जितना हो सके उतना, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है एक बार में सांस लेने की, मैक्स टू मैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा मैक्स टू मैक्स जबरदस्ती तुम लंबी सांस लेते हैं ना, पूरी की पूरी, जितना हो सके उतना, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 3400 से लेके 4800 ml तक। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। अस्थमा, अस्थमा जो होता है ना, कि इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, जो हमारे जो विंड पाइप होता है ना, उसका इन्फ्लामेशन होता है बाय नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये जो नॉन स्पेसिफिक, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, क्योंकि अस्थमा में ज्यादा करके जो एलर्जी होती है ना, उसकी वजह से ही अस्थमा होता है। जिसको किसी को जो बिल्ली के बाल होते हैं या फिर कुत्ते के जो बाल होते हैं, जिसको इंग्लिश में डैंड्रस बोलते हैं, उसके वजह से भी अस्थमा होता है। या फिर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, जिसको हिंदी में परागकण भी बोलते हैं, जो फूलों से निकलते हैं, उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। या फिर चॉक के डस्ट से बहुत लोगों को छींक वगैरह आती है, उससे भी अस्थमा हो सकता है। यानी एलर्जी काइंड ऑफ, किसी भी चीज से अगर एलर्जी है तो वो एलर्जी अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। सो अस्थमा में क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है ना, उसका इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विंड पाइप थोड़ी स्वेल हो जाती है और म्यूकस से कवर हो जाता है। तो हमको प्रॉपर प्रॉपर मात्रा में जो ऑक्सीजन है, प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन है, वो अपने बॉडी को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलती है। इसीलिए अस्थमा में लोग पंप यूज करते हैं। फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूआरटी बाय वायरसेस। जो फेरेंजाइटिस होता है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूआरटी। यूआरटी का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि नोज से लेके ट्राइकिया तक का जो हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ट्राइकिया के नीचे का जो हिस्सा है, जिसमें ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स एल्वेलाई जाते हैं, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। सो फेरेंजाइटिस में क्या होता है कि नोज से लेके ट्राइकिया तक कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हुआ वो पार्ट, तो वो फेरेंजाइटिस के अंडर में ही आएगा, जो ज्यादा करके वायरसेस की वजह से ही होता है। लेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स बाय वायरसेस और बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे मैंने ऑफ लगा दिया, वहां पे ऑफ नहीं रहेगा, वायरसेस और बैक्टीरिया है, या तो वायरस से हो सकता है या फिर बैक्टीरिया से हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू फॉरेन पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सेंस होता है, सेंस रिसेप्टर जो होते हैं, बहुत ज्यादा ही हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत लोगों को देखा रहेगा कि किसी को परफ्यूम से प्रॉब्लम होती है, कोई अगर परफ्यूम एक बार सूंघ लेता है तो उसको कंटिन्यूसली 10-12 छींकें आती है। तो वहां पे छींकें क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स है, उनको उनका जो सेंसिटिविटी जो पैटर्न होता है, वो ज्यादा हाइपर, बहुत ज्यादा ही ओवर एक्साइट हो जाता है, इसीलिए वो बैक टू बैक छींक करते रहते हैं। इसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होती है। किसी किसी को चॉक के पार्टिकल से होता है, किसी किसी को डस्ट पार्टिकल से होता है। तो ये सारी चीजें एलर्जिक राइनाइटिस में आती है। निमोनिया, ये जो निमोनिया है ना, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। इसमें एल्वेलाई के अंदर में इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूजन होता है, वो एल्वेलाई के अंदर ही होता है। अगर वही चीज अगर डैमेज हो जाएगी, तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है, बहुत ही ज्यादा ही कम हो जाएगा और पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है निमोनिया, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें भी जाती हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं और ये कैसे होते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है या फिर इसमें कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, सो वी विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।